पेंशनभोगियों के लिए 19 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका उद्देश्य पेंशन और अन्य लाभों की प्राप्ति को सरल और व्यक्तिगत बनाया गया है। निम्नलिखित दिशा निर्देश पेंशनभोगियों को अपने पेंशन ग्रेच्युटी और अन्य लाभों के संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन करने में सहायता प्रदान करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का YouTube चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, आज 19 ऐसे दावों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसको लेकर अभी तक की अवधारणाएं जो थी कि क्या क्या नियमों में बदलाव किए गए हैं, क्योंकि आने वाला जो साल होगा उसमें ये सभी नियम लागू होने वाले हैं। तो आप पहले से ही जान लीजिए, इसमें कुछ नियम ऐसे हैं जो पहले से ही लागू हैं और कुछ नियम ऐसे हैं जो कि अभी वर्तमान में लागू होने वाले हैं। तो सभी 19 नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक एक अपडेट आपके लिए ऐसी होने वाली है। और कोशिश करें कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सारी की सारी अपडेट जो मैं आपको देने वाला हूं वो एक एक चीज महत्वपूर्ण होने वाली है। इस 19 अपडेट के अंदर आपको वो सब जानकारियां मिलेंगी जो कि आप वर्तमान में यानी कि आज के समय से लेकर और आने वाला जो आपका भविष्य है वो सभी आपके काम आने वाली है। चाहे आप केंद्र के, राज्य के या कैसे भी पेंशन भोगी हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हो और या एक सरकारी जॉब करते हो, उन सभी के लिए स्पेशल मूवमेंट होने वाला है। तो साथियों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि जो भी मैं नियम और दावे पेश करूंगा वो आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर या आप टीवी के माध्यम से देख रहे हैं तो वहां पर भी आपको साइड में दिखाई देंगे। पहले नंबर पर बात करते हैं दावों की प्रस्तुतिकरण यानी कि सबमिशन ऑफ क्लेम के बारे में बात करते हैं। पेंशन ग्रेच्युटी कम्यूटेशन या पेंशन संशोधन के लिए सेवानिवृत्ति से कम 6 महीने पहले अपने कार्यालय प्रमुख यानी कि हेड ऑफिस को आवश्यक फॉर्म में दावे प्रस्तुत करें। दावों की प्रतिक्रिया में कोई कार्यालय और स्तरों से सत्यापन और अनुरोध की आवश्यकता होती है, इसलिए समय पर दावे प्रस्तुत करना जरूरी है। चलिए साथियों, अगले दावे की बात करते हैं तो पेंशन भुगतान आदेश यानी कि पीपीओ का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ पीपीओ, उसके बारे में जानते हैं। जब आपको अपना पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ प्राप्त हो तो कृपया उसको ठीक ढंग से मौजूदा नियम के अनुसार सत्यापन करें। यदि पीपीओ में कोई त्रुटि है तो उसे तुरंत अपने कार्यालय प्रमुख या पेंशन वितरित एजेंसी के संपर्क करें ताकि आवश्यक सुधार किया जा सके। तीसरे नंबर पर बात करें तो शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम बच्चे। यदि आपके पास शारीरिक रूप से अक्षम या मानसिक रूप से अक्षम बच्चे हैं तो सुनिश्चित करें कि उनके विवरण आपके कार्यालय प्रमुख को प्रदान किए हो, ताकि ये आपकी सेवा और पेंशन रिकॉर्ड में इस सूचना का उल्लेख कर सकें कि इस सूचना को उचित पावती प्राप्त कर सकें। चौथे नंबर की बात करते हैं तो पेंशन खाता हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ पेंशन अकाउंट क्या है। यदि आपका पेंशन किसी अन्य भुगतान एजेंसी से प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए अपने वर्तमान पेंशन वितरण एजेंसी यानी कि पीडीए से आवेदन करें और पेंशन खाता हस्तांतरण करने का अनुरोध कर सकते हैं, यानी कि पेंशन खाते को चेंज करने का अनुरोध कर सकते हैं। पांचवें नंबर की बात करते हैं तो कम्यूटेशन पेंशन का पुनर्स्थापन यानी कि पेंशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन। 15 वर्ष के बाद आपकी कम्यूटेड पेंशन को पुनर्स्थापन किया जाएगा। यदि पेंशन कम्यूटेड नहीं हुई है तो इसे तुरंत अपने पेंशन वितरक एजेंसी यानी कि पीडीए या पेंशन देने वाले बैंक से संपर्क कर सुनिश्चित कर सकते हैं। छठवें नंबर पर बात करते हैं तो पेंशन का कम्यूटेशन और पेंशन के बारे में जानते हैं। कम्यूटेशन पेंशन का हिस्सा आपके पेंशन के भुगतान से घटा लिया जाएगा। यह घटाए जाने का समय पीपीओ जारी होने के 3 महीने बाद या कम्यूटेशन की राशि के खाते में जमा होने के बाद होता है। यदि किसी कारणवश आपके पेंशन में कम्यूटेशन हिस्से की कटौती नहीं हो रही है तो इसे जल्द से जल्द अपने पीडीए को सूचित करें ताकि भविष्य में किसी भी वसूली से बचा जा सके। 7वें नंबर पर बात करते हो तो जीवन काल बकाये के लिए नामांकन यानी कि नॉमिनी ऑफ लाइफ टाइम अर्सोर्ट के बारे में बात करते हैं। कृपया उस व्यक्ति का नामांकन करें जिसे आप अपनी मृत्यु के बाद यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी कि एलटीए का अधिकारी देते हैं या अधिकार देते हैं। इस नामांकन फॉर्म को अपने पीडीए में जाकर जमा करें। अगर आप चाहते हो कि इसमें बदलाव के लिए नया नामांकन फॉर्म जमा कर सकते हैं तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अगले नियम के बारे में बात करते हैं तो पीपीओ खो जाने की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, यानी कि लॉस ऑफ पीपीओ के बारे में जानते हैं कि मान लीजिए आपका जो पीपीओ है
पीपीओ नंबर जो पेंशन अकाउंट नंबर है आपका वो खो चुका है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका पीपीओ खो जाए तो तुरंत अपने पीडीए को सुनिश्चित करें और एक नुकसान पत्र प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध करें ताकि आपको नया पीपीओ नंबर जारी हो सके। 9वें नंबर की बात करते हैं तो वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र यानी कि एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। जीवन प्रमाण पत्र हर वर्ष नवंबर को अपने पीडीए को प्रस्तुत करें। यदि आप शारीरिक बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो सकते तो किसी प्रमाणित अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं या उसे जमा कर सकते हैं। आप आधार कार्ड आधारित जीवन प्रमाण पत्र यानी कि जीवन प्रीमियम से भी डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं। अगर साथियों 10वें नंबर की बात करें तो सेवानिवृत्ति के बाद व्यावसायिक रोजगार उसके बारे में चर्चा करते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद व्यावसायिक रोजगार लेने से पहले कानूनी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। विशेष रूप से पहले वर्ष में ही यह अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। अगर 11वें नियम की बात करते हैं सेवानिवृत्ति के बाद दोषी ठहराना या सजा के बारे में बात करते हैं। यदि सेवानिवृत्ति पेंशन भोगियों को अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है या सजा सुनाई जाती है तो उसकी पेंशन निलंबित कर दी जाती है। अदालत से दोषी ठहराए जाने की स्थिति में मामले की पूरी जानकारी आपके पीडीए को कार्यालय प्रमुख को तुरंत प्रदान करनी होगी। 12वें नंबर की बात है सेवा से जुड़े परिवार में बदलाव यानी कि चेंज इन द फैमिली आफ्टर डिस्चार्ज फॉर सर्विस। सेवानिवृत्ति के बाद यदि आपके परिवार में कोई परिवर्तन जैसे शादी या बच्चों का जन्म हुआ है तो इसे अपने कार्यालय प्रमुख को सूचित करना और संबंधित प्रमाण पत्र आवश्यक प्रदान करना जरूरी है। चलिए साथियों लेते हैं 13वें नंबर को और बात करते हैं उसके नियम में क्या बदलाव किया गया है। पेंशन धारकों का पुनः नियुक्तिकरण के बारे में बात करते हैं यानी कि री एम्प्लॉयमेंट ऑफ पेंशनर के बारे में बात करते हैं। यदि कोई पेंशन धारक को फिर से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नौकरी मिलती है तो इसकी जानकारी तुरंत अपने पीडीए को दे। यदि पुनः नियुक्ति नहीं हुई है तो हर वर्ष मई में एक घोषणा पीडीए को देनी आवश्यक होती है। चलिए साथियों 14वें नंबर की बात करते हैं तो पेंशन भुगतान के लिए अधिकृत बैंक के बारे में बात करते हैं। पेंशन कैश में नहीं दी जा सकती, इसलिए पेंशन भोगी को अपना व्यक्तिगत बैंक खाता खोलना जरूरी होता है। बैंक को अपने खाता विवरण देना चाहिए ताकि पेंशन सीधे खाते में जमा हो सके। चलिए साथियों 15वें नंबर के बारे में चर्चा करते हैं जिसमें बताया गया है कि न्यायालय द्वारा जुर्माना यानी कोर्ट अटैचमेंट के बारे में बात करते हैं। पेंशन चाहे वह देय हो या भविष्य में देय हो को किसी भी न्यायालय द्वारा अटैच नहीं किया जा सकता जब तक कि वह पेंशन असल में भुगतान न हो रहा हो। 16वें नंबर के बारे में चर्चा करते हैं तो दो पेंशन का प्राप्त होने यानी कि रिसीव्स ऑफ टू पेंशन। यदि आप दो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो कृपया दोनों पेंशन के विवरण को अपने पीडीए को जमा करें ताकि पेंशन का संशोधन और महंगाई राहत की सही गणना हो सकती है। 18वें नंबर के संशोधन की बात करें तो पेंशन धारकों का लापता होना मिसिंग ऑफ पेंशनर के बारे में बात करते हैं। यदि कोई पेंशन धारक लापता हो जाए तो उसके परिवार को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। यदि 6 महीने के भीतर पेंशन धारक का पता नहीं चलता तो पुलिस से सर्टिफिकेट प्राप्त कर पीडीए को सूचित करें ताकि परिवार का पेंशन का दावा कर सकते हैं। यानी कि परिवार वाले जो हैं वो फैमिली पेंशन के लिए दावा अप्लाई कर सकते हैं। 18वें नंबर पे जो नियम में बदलाव किए गए हैं पेंशन का बकाया के बारे में बात करते हैं तो एरियर ऑफ पेंशन के बारे में बात करते हैं। यदि किसी कारणवश पेंशन 1 वर्ष से अधिक समय तक नहीं ली जा सकती तो यह समय सीमा से बाहर हो जाती है और इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुरोध प्राप्त करना होगा। बकाया का दावा निर्धारित फॉर्म में पीडीए को प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। 19वें नंबर की बात करें तो एनआरआई पेंशन भोगी यानी कि नॉन रेजिडेंस इंडियन पेंशनर के बारे में बात करते हैं। एनआरआई पेंशन धारकों को भारत में किसी नॉन रेजिडेंसी अकाउंट में खाता खोलना आवश्यक है। उन्हें जीवन प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है ताकि उनकी पेंशन का भुगतान किया जा सके। पेंशन भोगियों के दिशा निर्देश उनके लाभ प्राप्त की प्रक्रिया को सरल और सही तरीके से पालन करने में सहायता करता है। यह सुनिश्चित भी करता है कि पेंशन भोगियों के सारे दावे समय पर निपटाए जाएं और किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। साथियों आपको ये 19 नियम कैसे लगे? अगर आपको लगे कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो इस वीडियो को मेरे कहने से एक बार शेयर जरूर करना। चाहे आज व्हाट्सएप स्टेटस पर करें, चाहे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर करें, कहीं भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। और
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको उन सभी के बारे में जानकारी मिल सके जो कि अभी नियम बदलने वाले हैं, क्योंकि 2025 का वक्त आने वाला है। तो सारे वो नियम या सारे वो चर्चाएं मैं आपसे लगातार करता रहूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को, जो भी वीडियो चैनल पर आए उसे देखने का कोशिश करें कि आपको इस वीडियो के अंदर आखिर मिलने वाला क्या है। साथियों, आशा करते हैं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। नमस्कार, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही एक नॉलेजेबल और विश्लेषण मुद्दों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।